आसमान में बादलों की आवाजाही लगी थी। सफ़ेद रुई से बादल कभी सूरज की किरणों को ढक लेते तो कभी सूरज की किरणें उन्हें पीछे ढकेल देती। दोनों की अटखेलियाँ चल रही थी। ठंडी हवा जब चेहरे को छुए तो ऐसा लग रहा था जैसे माँ का आंचल चेहरे को छू गया हो। चारों ओर जहाँ तक नजर जाए लाल पीले गुलाबी रंग के फूलों की चादर बिछी है। हवा के साथ इन फूलों की खुशबू तो ऐसे सांसों में समा गई जैसे जीवन में कभी इत्र की आवश्यकता ही नहीं हो। सच, बसंत के मौसम में सचमुच लगता है कामदेव और रति पृथ्वी पर घूमते हैं। पहाड़ों पर चमकते धूप उसे स्वर्ण पर्वत का रूप दे रहे थे और उन पहाड़ों पर कहीं कहीं अमलतास के पेड़ों में खिले फूल ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ण आभूषण में लाल रंग का नग लगा हो और प्रकृति की देवी ने हरे रंग के वस्त्र और उस पर यह खूबसूरत स्वर्ण आभूषण पहना है। पहाड़ों से आ रही झरने की आवाज़ सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई छोटी सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे पैरों में पायल पहनकर छम छम करती दौड़ रही है। प्रकृति का यह सुनहरा रूप अद्भुत है जो आत्मा में अंदर तक बस जाता है और अंदर चल रहे तूफान को शांत कर देता है। आसपास इतने सारे रंग बिखरे हैं लेकिन मेरे जीवन का तो रंग ही उड़ गया है। जैसे दिन भर धूप में पड़े रहने के बाद किसी कपड़े को शाम को देखो तो जिस तरह धूप लगी हो उस तरफ के कपड़े का रंग उड़ जाता है। लोग कहते हैं इस कपड़े का रंग कच्चा था इसलिए उड़ गया, तो क्या मेरे जीवन का रंग भी इतना ही कच्चा था? काश समय रहते मैंने अपनी गलती को सुधार लिया होता, अपनी आँखों से अहंकार का पर्दा हटाकर देखा होता तो यह प्रकृति के रंग आज मेरे जीवन में भी होते। मैं शालिनी, जिसके जीवन में कभी इतने रंग थे कि लोगों को देखकर जलन होती थी। प्यार करने वाला पति, अपने बच्चों की तरह दुलार करने वाले सास ससुर, सहेलियों से ननद और नटखट शरारतों से मन प्रसन्न कर देने वाला देवर। शादी के पहले जब मैं सहेलियों की बातें सुनती कि ससुराल में सास नंद जेठानी की बातें सुनाई पड़ती हैं, सारा दिन बस कामों में लगे रहना पड़ता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो लगता था कि क्यों हमारे माता पिता हमें शादी करके ऐसे जेल में भेज देते हैं जहाँ बिना गलती की सज़ा मिलती है। मैं तो शादी के नाम से ही डरती थी। वैसे तो अगर घर में लड़की पैदा हो जाए तो लोग उदास हो जाते हैं। माँ बताती हैं कि मेरे जन्म पर घर में लोग इतने खुश थे कि घर में कई दिनों तक उत्सव का माहौल था। पिताजी की भी कोई बहन नहीं थी और दादाजी की भी कोई बहन नहीं थी। मैं भी 3 भाइयों के बाद बड़ी मन्नत के बाद पैदा हुई, इसलिए लोगों का प्यार दुलार मेरे प्रति कुछ ज़्यादा ही था। सबकी लाडली, सबकी दुलारी, जिसे किसी चीज़ के बारे में पूछते ही उसकी लाइन लग जाए, सच परियों की राजकुमारी सा जीवन था। पिताजी जमींदार थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता था। कभी पढ़ाई लिखाई में कभी मन नहीं लगा, बस पिताजी के रुतबे और पैसों के दम पर स्कूल कॉलेज में पास होती गई और डिग्री मिल गई। घर में माँ और दादी हमेशा कहती कि हमारी बेटी तो इतनी सुंदर है कि इसे तो कोई राजकुमार ही ले जाएगा। मुझे आज भी याद है जब पिताजी दादी के पास मुस्कुराते हुए आए और बोले, माँ देखो मेरी बेटी के भाग्य खुल गए। जहाँ हम लोग शादी में गए थे ना, वहाँ एक बड़े व्यापारी भी आए थे। उन्हें हमारी शालिनी अपने बड़े बेटे के लिए पसंद आ गई है। वह लोग शालिनी का रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। या देखो उनके बेटे विप्लव की तस्वीर उन लोगों ने भेजी है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो मैं उन लोगों को बुला लेता हूँ। विप्लव सच में बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। सबको एक बार में ही पसंद आ गए और जल्दी ही मेरी शादी विप्लव से हो गई। मैं भारी भरकम गहनों और साड़ी से लदी विप्लव की दुल्हन बनकर उनके घर पहुंची, जहां लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। शुरू शुरू में तो थोड़ा डर लगता था कि ससुराल है, लेकिन धीरे धीरे विप्लव और उनके परिवार के प्यार और अपनापन से वह भी जाता रहा। वैसे तो वहाँ घर में काम करने के लिए नौकरों की कमी नहीं थी, लेकिन रसोई
सासू माँ खुद संभालती थी और मेरी ननद भी उनकी मदद करती थी। मेरे आने पर सासू माँ ने रसोई नहीं छोड़ी। बाकी के घरों की तरह वह पहले की तरह रसोई का काम संभालती थी। मैं बस उनकी मदद कर देती थी। इसी तरह हंसी खेल और प्यार में दिन कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। जब मन करता घूमने फिरने, शॉपिंग करने, दोस्तों से मिलने चली जाती। कोई रोक टोक नहीं थी। मुझे तो मायके की भी याद नहीं आती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन मैंने विप्लव को मम्मी जी से कुछ बात करते देखा। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वह दोनों शांत हो गए और विप्लव ऑफिस निकल गया। जहाँ घर में नौकरों की फौज थी, वहाँ बस एक ड्राइवर, एक घर का काम करने के लिए और एक मालिक आकर रह गए। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने जब पूछा तो विप्लव बात को टाल गए, लेकिन कई दिनों से वह बहुत टेंशन में रहते थे। पापा जी और विप्लव अब देर रात तक ऑफिस में रहने लगे। घर में भी जैसे एक तनाव का माहौल रहने लगा। मैं भी यही सोचती बैठी थी कि क्या बात है, घर में सब इतना चुप चुप क्यों हैं। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा मेरी बहुत ही खास दोस्त का फ़ोन था। फ़ोन पर बात हुई तो उसने बताया कि उसकी सगाई है परसों और उसने मुझे आने के लिए बहुत रिक्वेस्ट भी किया। मुझे भी तो फंक्शन और पार्टियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने जाने की तैयारी में लग गई। अब क्या पहनना है, सारी चीज़ें की मैचिंग है कि नहीं, और ख़ास सगाई के लिए पहनने के लिए तो नई ड्रेस खरीदनी है। सबकी एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर दिमाग में तैयार करके जल्दी से तैयार हुई और सासू माँ के पास जाकर बोली, मम्मी जी मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने, मुझे आने में देर हो जाएगी। मेरी सहेली की सगाई है तो उसमें पहनने के लिए नई ड्रेस और नई ज्वेलरी लेनी है। वह भी आ रही है शॉपिंग के लिए, तो थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बातों को सुनकर सासू माँ, जो कि कोई किताब पढ़ रही थी, उसे बंद करते हुए मुझे अपने पास बिठाकर बोली, बेटा अभी पिछले हफ्ते तुम शॉपिंग पर गई थी ना, और कई सारी ड्रेस भी खरीदी थी, उसमें कुछ पहन लो, सब तो बहुत सुंदर थे। क्या हुआ उन्हें? नहीं, वह सब मैं अपनी सहेलियों को दिखा चुकी हूँ और मुझे नया और डिजाइनर लेना है ताकि पार्टी में मैं सबसे अलग दिख सकूं। लेकिन बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं कुछ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ ना। ठीक है, तो तुम मेरी अलमारी से जो पसंद आए वो ले लो, वो भी तो तुम्हारा ही है, उसे जो तुम्हारी सहेलियों ने नहीं देखा ना। सासू माँ की बातें सुनते ही मेरा मूड खराब हो गया और मैं यह बोलते हुए बाहर निकल गई कि मैं किसी की पहनी हुई चीज़ नहीं पहनती। आज के पहले मुझे कभी किसी ने रोका टोका नहीं था किसी भी चीज़ के लिए। आज पहली बार सासू माँ के रोकने पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में उटपटांग बोलते हुए वहाँ से चली गई। शॉपिंग पर जाकर मेरा मूड कुछ ठीक हुआ। सहेली के साथ मिलकर खूब शॉपिंग की, फंक्शन के सारे प्लान बन गए और खुशी खुशी गुनगुनाते हुए घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही देखा तो विप्लव ऑफिस से आ गए थे और पता नहीं किस चीज़ पर नाराज थे। माँ उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथों में इतना सारा शॉपिंग बैग देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। अचानक से मुझ पर चिल्लाकर बोले, तुम्हारा रोज रोज शॉपिंग होता है, किसे पूछ कर गई थी तुम शॉपिंग करने? माँ तुमने मना नहीं किया, तुम्हें तो पता है ना। हाँ बेटा, मैंने मना किया था लेकिन बहू नहीं मानी। तुम शांत हो जाओ पहले, इतना गुस्सा ठीक नहीं, हम बात करेंगे। विप्लव के इस तरह चिल्लाने से मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। एक तो सुबह मम्मी जी ने शॉपिंग पर जाने से मना किया, इसलिए मूड खराब हो गया था। किसी तरह शॉपिंग पर जाकर ठीक हुआ तो घर आते ही विप्लव शुरू हो गए। विप्लव की बातें सुनकर मेरा मूड और खराब हो गया। माँ बेटे मुझ पर इस तरह बात कर रहे थे जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ जो उनसे पूछकर काम करूँगी। मैं भी गुस्से में चिल्लाते हुए विप्लव से ना जाने क्या क्या बोलती रही। मेरी सासू माँ ने जब मुझे शांत करने की कोशिश की तो मैं उन पर भी बरस पड़ी कि आप तो डायन हैं, पहले तो बहू बेटे में लड़ाई करवाती हैं, बहू के खिलाफ बेटे के कान भरती हैं, उस पर से अच्छी बनने का दिखावा कर रही हैं। ऐसी घटिया औरत तो मैंने देखी नहीं। मुझे भिखारी समझ रखा है क्या?
जो तुम्हारे उतरन पहनूंगी, और ना जाने क्या क्या अब शब्द बोलती रही। मेरा इस तरह से सासू माँ से बात करना, उनका अपमान करना विप्लव सहन नहीं कर पाए और गुस्से में मुझ पर हाथ उठा दिया। वह थप्पड़ पड़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पहली बार दर्द का एहसास हुआ। कोमल के गोरे गालों पर तुरंत उंगलियों के निशान उभर आए, जिसे कभी किसी ने फूलों से नहीं छुआ हो, जिससे किसी ने तेज आवाज में बात न की हो। उस पर थप्पड़ से क्या हाल होगा, यह तो सोचा भी नहीं जा सकता। उसके बाद मैं गुस्से में मायके आ गई। मेरे पिताजी और भाइयों ने भी पैसे और रुतबे के घमंड में विप्लव को सबक सिखाने के लिए पुलिस कंप्लेन कर दी, जिससे विप्लव और उसके परिवार वालों को जेल भी जाना पड़ा। व्यापार में विप्लव को भारी नुकसान झेलना पड़ा था और उस पर यह पुलिस कंप्लेन की वजह से उनका नाम और भी खराब हो गया। उन्हें सामाजिक रूप से भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जो कि उनके व्यापार के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहा। पिताजी ने सभी रिश्तेदारों के कहने और उनकी बातों में आकर मेरा और विप्लव का तलाक करवाने का फैसला कर लिया। दादी ने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटी का घर मत बिगाड़ो, लेकिन पापा ने कहा उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाकर मेरी बेइज्जती की है, उन्हें उनकी हैसियत बतानी पड़ेगी। अरे व्यापार में घाटा हुआ तो हमसे मांग लेते, हम दे देते, उसके लिए क्या बेटी पर हाथ उठाएंगे? ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं जोड़ रख सकता। भिखारी कहीं के, उन्हें तो सच का भिखारी बनाकर छोड़ूंगा। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया और पिताजी का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरा और विप्लव का तलाक हो गया। मेरे तलाक होने के कुछ ही समय बाद दादी का फिर पिताजी का स्वर्गवास हो गया। घर में भाई भाभी का राज हो गया। अब मैं अपना घर जलाकर दिन रात भाभी के ताने सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि विप्लव मुझे लेने नहीं आए, वो मुझे कई बार लेने आए। अपनी गलती के लिए सबके सामने ने मुझसे माफ़ी मांगी और घर लौट चलने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने अपने घमंड और अहंकार में विप्लव के प्यार को ही नहीं समझा। मुझे तो उस समय विप्लव को अपने आगे झुकाकर बहुत बड़ी खुशी मिल रही थी। विप्लव ने मुझे बहुत समझाया कि अपने हाथों अपना घर मत जलाओ, लेकिन आंखों पर अहंकार के पर्दे ने उसके प्यार को देखने ही नहीं दिया। तलाक मिलने के बाद मैं बड़े शान से पिताजी के साथ अपनी बड़ी सी गाड़ी में जा बैठी और विप्लव वहीं कोर्ट की बाहर एक बेंच पर बैठा था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसमें जान ही नहीं है। यह तो वह विप्लव है ही नहीं जिसकी फोटो देखते ही मैं मोहित हो गई थी। बड़ी हुई दाढ़ी, नॉर्मल सा टी शर्ट डाले, बाल भी इधर उधर बिखरे हुए, आसपास लोगों की भीड़ होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कहीं दूर है। उसके चेहरे पर मन मोह लेने वाली मुस्कान की जगह चिंता की लकीरें उभर आई थी। सांवला सलोना मनमोहक रंग अब काला दिख रहा था। उस दिन विप्लव को देखकर मन तड़प उठा। मन किया जाकर उसे गले लगा लूं और उसके साथ चली जाऊं, लेकिन तभी मेरे अहंकार ने अचानक अपना सर उठा लिया और मैं पिताजी के साथ घर आ गई। पिताजी जब तक थे तब बात कुछ और थी, लेकिन अब भाई भाभी के लिए तो मैं एक बोझ हूँ। सच कहा जाता है, जीवन के रंग को संभालने, संवारने और उसे पक्का करने के लिए धैर्य, सहनशीलता, विश्वास और प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि झुकता वही है जो प्यार करता है। प्यार में अहंकार नहीं होता। यह बात मुझे इतनी देर से समझ आई कि अब मैं अपनी गलतियों को सुधार भी नहीं सकती। गलतियाँ भी वक्त रहते सुधार लिया जाए तो ही सही होता है। आज विप्लव की एक बात बहुत याद आ रही थी। विप्लव हमेशा कहते थे कि यह उनके फेवरेट कवि की कविता है कि जिंदगानी हमारी अब इस मोड़ से लेकर जाती है, किस मोड़ पर देखिए, और कब कहीं कोई रास्ता दिखाई न दे तो दिल जिधर कह रहा हो उधर देखिए। काश मैंने भी उस दिन अपने दिल की सुनी होती तो प्रकृति के यह रंग, राग, अनुराग आज भी मेरे जीवन में होते। मेरा जीवन पतझड़ नहीं बसंत होता। मेरे जीवन में भी रंग होता। मेरे जीवन में भी रंग होता।